जो लोग जिनका सीआईबी लास्ट टाइम किसी भी कारण से रह गया, चाहे वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, चाहे कोई फैमिली प्रॉब्लम रही या आपकी कोई भी दिक्कत रही है, तो वो लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू करें। हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट शुरू हो चुका है और आप लोगों की ज़रूरत आज पड़ेगी, क्योंकि आज आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो एक्सपीरियंस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है। और अपने आप को भी अगर आप शेयर करते हैं तो आपको भी तो कुछ याद रहता है, और अगर आपको याद रहता है तो इसका मतलब कंसर्न रहता है, आपका टच रहेगा उसको। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर की तैयारी करने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो इसमें अगर हम बात करें तो ए बी सी डी जो मॉड्यूल हैं इसमें ई तक के मॉड्यूल हैं, और इसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल, डी मॉड्यूल, ई मॉड्यूल प्लस डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका है। और डिजिटल बैंकिंग के लिए उन्होंने कोई भी मटेरियल तो नहीं निकाला, लेकिन हम लोगों ने क्या सजेस्ट किया है कि डिजिटल बैंकिंग का इनका एक अलग से कोर्स होता है, उसकी एक बुक आती है, उसको रेफर करते हैं। प्लस जो लोग अभी अभी जेआईबी पास करके आए हैं, तो जितने डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट उन्होंने प्रिपेयर किए थे वही ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को डेप्थ में यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट जेआईबी प्लस जो बुक है उससे कवर होते हैं। इसमें आपका ईसीएस, एनईएफटी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और भारत बिल पे सिस्टम, इस तरह के सारे प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड हैं। प्लस इसमें एक गवर्नमेंट स्कीम वाला भी सेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। रीजन बिहाइंड ये गवर्नमेंट स्कीम्स किन लोगों को कैटर करती है, रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको कैटर करती है। ठीक है, उसके साथ अगर ए की बात करूं तो बुक की बात करूं तो उन्होंने पहले वाले जो यूनिट है उसको नाम दिया हुआ है रिटेल बैंकिंग। और रिटेल बैंकिंग से मतलब क्या है? रिटेल बैंकिंग से मतलब है कि थ्योरेटिकली रिटेल बैंकिंग क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। और दो यूनिट इसमें दी हुई है। रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग का क्या रोल है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट, रिटेल कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग के फर्क को इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और जो इसका सेकंड मॉड्यूल है उसमें रिटेल प्रोडक्ट हैं। तो रिटेल बैंकिंग जब आप समझ गए तो आपको समझना होगा रिटेल प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिटेल प्रोडक्ट में आपके डिपॉजिट के प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपके एडवांसेस के हो सकते हैं, आपके सर्विसेज प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जो भी रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो वो आप इस सेकंड वाले मॉड्यूल में स्टडी करते हैं। मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज भी दिखा देता हूँ, टॉपिक वाइज भी टॉपिक आपको दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्ट, क्योंकि अभी हो सकता है बुक आपने नहीं ली होगी और बुक आप मंगा लीजिए। अगर रिटेल की बुक रिवाइज होगी तो भी ये बुक काम डेफिनेटली आनी है। तो यहाँ पर आप 300-400 का ये ना सोचें कि मेरा एक्स्ट्रा बर्डन जो है हो जाएगा। तो देखिए जो पहला मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग। तो ये तो पहला वाला हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट की जब बात आती है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, ये वाला आपका साइकोलॉजिकल बेस है। साइकोलॉजिकल बेस है मीन्स, साइकोलॉजिकल मीन्स जो इसमें मैस्लो की, आपने देखा होगा जब हम मैस्लो पढ़ाते हैं तो जेआईबी सीआईबी को एक साथ पढ़ाते हैं। मैस्लो के अकॉर्डिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड और प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो उसको लिंक कर रखा है इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, कैसे प्रोडक्ट बनता है,
क्रेडिट स्कोरिंग से मतलब आपका जो सिबिल वाला यूनिट हम लोगों ने जेआईबी में पढ़ा था, उसी से एक्सटेंशन लेते हुए इम्पॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट जो आपके एडवांसेस के प्रोडक्ट हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रेमिटेंस प्रोडक्ट। तो ये आपका, अगर मैं बात कहूँ कि इसमें पहला और दूसरा छोड़ते हुए आपका ये लिंक होता है पूरा पूरा जेआईबी से। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, अपने मन से बताइएगा कि जेआईबी में कौन सा बुक का कौन सा मॉड्यूल। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको जेआईबी के कौन से पेपर के कौन से मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं, आप बताएंगे। यहीं से तो वो शुरुआत होती है कि आपने शुरुआत कर दी। मॉड्यूल 1 है सर सर, रिटेल बैंकिंग में जो था वही ना, सर पीपीबी पी का पेपर। का सी और डी मॉडल सर। कौन सा? प्रिंसिपल का सी और डी मॉडल, सी मॉडल सर। प्रिंसिपल का सी और डी मॉड्यूल। देखो मैं बताता हूँ आपको, भी थोड़ा ठीक कहा इन्होंने। अगर मैं आईटी प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मेरा जो जेआईबी में सी मॉड्यूल है वो, और अगर मैं इस मॉड्यूल सी की बात करता हूँ, बहुत बड़ा पोर्शन आपके मार्केटिंग मॉड्यूल यानी डी मॉड्यूल से कवर होता है। और जिन लोगों ने हमारे साथ जेआईबी की मार्केटिंग क्लास ली होती है, उसमें इनको काफ़ी हेल्प मिलती है, जैसे मार्केटिंग इन रिटेल प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल, डिलीवरी मॉडल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको शायद ध्यान होगा, ये सारे वर्ड हमने कहाँ पढ़े थे? जेआईबी के पीपीबी के कहाँ पर? मॉड्यूल डी मार्केटिंग में। मॉड्यूल डी में। तो उसका एक्सटेंशन होता है, अगर आपने अभी हाल में पढ़ा है तो आपको जरूर हेल्प करेगा। और जैसे मैंने आईटी की बात करी, तो टेक्नो जो मॉड्यूल उसमें सी है, सी मॉड्यूल जो है वो आपका कनेक्ट होता है इस टॉपिक से, और आपका रेमिटेंस प्रोडक्ट से, थोड़ा सा कार्ड से। तो इस तरह से बात करें तो जेआईबी का। और अगर आपकी ये वाली प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का टॉपिक भी उसमें जो मॉड्यूल बी है उसमें है। और बेसिक की बात करें तो मॉड्यूल ए में हमारा जो सिविल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सिविल, सिविल वाला क्रेडिट स्कोरिंग, वो वहां से आ जाता है। इसका मतलब काफी सारा पोर्शन आपका कहाँ से कवर हो रहा है इसमें? जेआईबी में। मॉड्यूल डी, अदर इश्यूज रिलेटेड टू रिटेल प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए, ये जो टॉपिक है एनपीए से रिलेटेड है। ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है? सरफेसी से। अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिसलेनियस सर्विसेज ऑफ द बैंक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल आता है जिसमें मेजरली आपका जो होम लोन वाला पार्ट है वो कवर होता है। मॉर्टगेज एडवाइस, हाउसिंग फाइनेंस, लेंडर अप्रेजल, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। तो ये अगेन एक एडवांसेस का पार्ट है, और इसमें हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड और कार लोन के बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया हुआ है। प्लस आपका एक पार्ट मैंने बता दिया डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। तो इस तरह से मिला करके आपका जो इसका जो अपना पेपर है, इस पेपर का पूरी टॉपिक वाइज कवर होता है। और यकीन मानो कि ये पेपर है तो आसान, लेकिन आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना करे हो जाए। रीजन, उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जितना इसमें दिखाई दे रहा है उसके अलावा वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके बुक में नहीं है, उनकी बात मैं करता हूँ। और उन टॉपिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने बताया था रिटेल में क्या आता है, कोई एक आध टॉपिक बताएंगे जो रिटेल में यहाँ नहीं बोला मैंने? वाई टी एम सर, हम्म। ईएमआई भी आता है, ईएमआई कल। हाँ, ईएमआई के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, ठीक है। और आपका एनपीए, प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। और मेजर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितनी प्रधानमंत्री मोदी साहब के बनने के बाद स्कीम्स आई हैं बैंकों से रिलेटेड, वो सब इसमें आती है। जिनका भी कनेक्शन बैंकों से है, चाहे बैंकों से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता हो या मुद्रा लोन की बात हो, ठीक है, कोई भी ऐसी स्कीम है या डिपॉजिट अकाउंट जनधन योजना की बात हो, वो सब कुछ उसमें आता है। और इसके अलावा केवाईसी या सी केवाईसी, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट रिटेल का वो होता है, और इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जनरल बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो आप रिटेल बैंकिंग का पेपर को ऑप्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी जो भी इसमें लास्ट ईयर के कोई स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने आधी अधूरी क्लास ली, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो वो लोग कुछ शेयर कर सकते हैं जिससे न्यू स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए। आप लोगों ने जो थर्ड पेपर है डिटेल वाला दिया था, कोई बोलना चाहे, या जिसने पास भी कर लिया वो भी बोलना चाहे, जिससे और लोगों को बेनिफिट मिल जाए। डिटेल के पेपर में ऐसे कुछ टॉपिक क्वेश्चन जो इतने जितना हमने बताया उससे कवर ना होके कुछ और थे। नहीं, इतने सारे से थे सर। वैसे मेरा सर 55 आ गया तो मैं इसमें पास कर चुका हूँ सर। पिछला 2 पेपर नहीं पास। फिर भी और लोगों को जिससे फायदा मिल जाए वो बता सकते हैं। सर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वैसे थोड़ा सा कवर हुआ था, एक मैं दिखाता हूँ जरा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये था, ये आपको 8 नंबर टॉपिक दिख रहा है। 8 नंबर टॉपिक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और भी टॉपिक बताइए आप लोग, थोड़ा सोच के बताइए। एमएसएमई, कंज्यूमर कोर्ट, ये भी इसमें से आता है क्वेश्चन। ठीक है। और कुछ सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। अभी जो सर आप टॉपिक बता रहे हैं अलग से लिखकर, ये बुक में नहीं मिलेगा क्या? बुक में अगर कहीं मिलेगा भी तो बहुत छोटा में मिल सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये टॉपिक तो बुक में है ही नहीं, जो मैंने वो लिखे थे ना, जैसे आपका, इधर मैं दिखाता हूँ, YTM, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, वो आपके बुक में कहीं नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछता है। ठीक है। थोड़ा सा EMI का फंडा है उसमें, वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा है, और थोड़ा सा एलोबरेटिव पूछ लेता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई है मेरी, इसमें रेशियो भी पूछता है, रेशियो एनालिसिस भी पूछता है। रीजन, क्योंकि रिटेल, जब आप रिटेल कस्टमर को लोन करने जाएंगे तो जरूर आपको रेशियो एनालिसिस आना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कीम आपकी बुक में कहीं नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें 15-20 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम में से आ गए थे। ठीक है। और पुराने स्टूडेंट जरा एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर दीजिए। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, वो 1 लाख का लोन था और 10 या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल के लिए कितना EMI बनेगा, हाँ। टोटल रिपेमेंट कितना करना पड़ेगा, ये 5 नंबर का केस स्टडी में था सर। हाँ, तो ये यहाँ लिखा है ना EMI। EMI में आपका मोरेटोरियम, ये पूरे 5 मार्क्स का था सर। हाँ बिल्कुल बेसिक था, लेकिन आपको हर चीज क्लियर रहनी चाहिए ना। आप एडवांसेस में काम नहीं करते तो ये भी एक बहुत टफ बन जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। यस। और इसके पीछे एक बात और है, आपको मालूम होना चाहिए कि रिटेल पेपर अगली बार कहाँ जा रहा है। रिटेल का जो पेपर है ऑप्शनल वाला, वो कहाँ जा रहा है पता है? नए सिलेबस में, JIB में सर। JIB में जा रहा है। उसका रीजन क्या है? अगर मैंने जब बोला है कि JIB में ये सारे टॉपिक वहां से उठ के आ रहे हैं, ठीक है, तो रिटेल में इसलिए जा रहा है। हो सकता है कि PPP में से मार्केटिंग हटा के रिटेल में डाल दें पूरी, उससे PPP का पेपर थोड़ा हल्का हो जाएगा, और इधर मार्केटिंग जो डबल पढ़नी पड़ी वो एक ही बार पढ़ लेंगे आप। ठीक है। सर लेटेस्ट एडिशन कौन सा होगा सर 2018 बुक्स का? हाँ, बुक का एडिशन 2018 है, और उसका कवर जो है मैं तीनों दिखा देता हूँ। जो आपका रिटेल है वो इस तरह का बुक दिखता है। जी ठीक है। और ABM BFM वाइट कलर की हैं दोनों बुकें। ये ABM है, जी ठीक है, और वो BFM भी वाइट कलर का है। क्वेश्चन आया है किस मॉड्यूल में कितना मार्क्स रहता है। इसका मैं अगर बात करूं मोटे मोटे क्वेश्चन, मैं भी आपकी क्वेरी लूंगा जो आप पूछ रहे हैं। जैसे ये मॉड्यूल ही है, इसमें 10 मार्क्स का आ सकता है, मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ब्लू कलर लेता हूँ इससे आपको दिखाई दे, 10 मार्क्स का। ठीक है। और यहाँ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल 5 मार्क्स का, रेशियो एनालिसिस 5 मार्क्स का, गवर्नमेंट स्कीम 5 to 10 मार्क्स की, NPA का भी 5 मार्क्स का कभी आता है, प्रायोरिटी सेक्टर का भी 5 मार्क्स का आ सकता है, YTM EMI 5 मार्क्स का आ सकता है, डेप्रिसिएशन 2 मार्क्स का आ सकता है,
रिकवरी ऑफ लोन, लास्ट टाइम मैंने क्लास खत्म करने से पहले बोला था कि कसम है कि आप इस चैप्टर को पढ़े बिना सोएंगे नहीं। शायद 5-6 क्वेश्चन आए थे सिक्योरिटाइजेशन में, सरफेसी में। अगर आपने एलआरएबी में हमारे साथ सरफेसी पढ़ा है तो बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें कम पेजेस में है और इसमें पूरा सरफेसी ना होके क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन, और सिक्योरिटाइजेशन सरफेसी का एक पार्ट है। लेकिन जो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी रिकवरी के प्रोसेस हैं, डीआरटी है, सरफेसी है, इस तरह का कुछ भी है तो वो सब इसमें कवर होता है, ठीक है। मार्केटिंग एंड रिटेल बैंकिंग की बात करें तो इसमें भी 5 to 10 मार्क्स के इस मॉड्यूल से आ जाते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर है, ये सेकंड मॉड्यूल जो बी वाला है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो 5 to 10 मार्क्स, फर्स्ट बीएससी है 5 to 10 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जो डिजिटल बैंकिंग जो अलग से किया हुआ है, वहाँ पे 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें जितनी सारी चीज़ें बताई थी उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सैटरडे से हमारी क्लास शुरू हो रही है, आप लोग अपने फैमिली प्लान उसी तरह से करेंगे। सर जो नहीं है इसमें मॉड्यूल वगैरह, जो टॉपिक्स नहीं है, उसका मटेरियल कुछ देंगे क्या आप सर? नहीं, हम तो हमको सारे ही टॉपिक कराते हैं ना लगभग। तो इसमें बुक में तो नहीं है ना वो जो लिखा हुआ डिजिटल कुछ? बैंकिंग वाला है उसका हम्म, ई नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। और ओके। एक बात और ध्यान रखिएगा, और वो YTM डिजिट और वो सब सर? वो तो हमारा कोर्स होता ही है ना। जैसे जेआईबी में था, जब हाँ, जेआईबी की क्लास होती थी तो आपको ध्यान होगा हम सीआईबी वालों को बोलते थे आ जाइए। यस यस। मतलब वाईटीएम हम लोग जेआईबी के मटेरियल से ही सीआईबी में कवर करते हैं। मतलब मटेरियल मिल जाएगा ना, यही कुछ? मटेरियल में आप स्पेसिफिकली क्या चाह रहे हो, जो जिससे हम पढ़ाते हैं? हाँ, हाँ मिल जाएगा, ओके। जिससे हम पढ़ाते हैं रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस बार निकाल लीजिए आप लोग, बिल्कुल आईआईबीएफ का मूड को वो मत करिए, बिल्कुल चैलेंज मत करिए उसे। सर हम न्यू न्यू है एग्जाम में, तो हम्म। सर कितना घंटे प्रिपरेशन अच्छा, करना पड़ेगा सर? आपने जेआईबी कब किया है? सर अभी पास किया फरवरी अभी में। पास किया है। यस जब सर। जेआईबी आपने पास किया तो मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, यस। आपने केवल एग्जाम टाइम में पढ़ा या पहले भी पढ़ा? नहीं सर, पहले से मैं पढ़ रहा था सर, पढ़ रहे दो थे। तीन महीने अगर आप तीन चार पहले से महीने से। पढ़ रहे हैं तो 2 to 3 आवर सिंसियर स्टडी, अगर हमारी क्लास चलती है तो क्लास की जो होती है उसे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो एग्जाम वाला मंथ होता है उसमें हम्म, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो है मतलब रिसेंट डे में पढ़ा हुआ वो आपको 10-15 दिन याद रह जाता है। हम्म। मतलब मैं एक तो सर प्रॉब्लम नोट्स ही क्या है बना, जो मैं ये फेस आपका कर रहा सर हूँ है। जितनी भी लेक्चर रहेगी पहले एक दो बार सुनूंगा, बाद में उसकी नोट्स बनाता हूँ, हाँ, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करता हूँ। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको रिवीजन में बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हम्म। आप जो नोट्स बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपको जो चीज अच्छी तरह आती है उसको नहीं लिखते हैं। सिर्फ कौन से नोट्स लिखते हैं आप? हाँ, जो जो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आने लायक है अनलाइक वो। है या हम हाँ भूल हाँ सकते हैं इसको। हाँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कहीं मैं नोट्स आपको लिखा रहा हूं और मैं बोल रहा हूँ एनईएफटी की फुल फॉर्म ये होती है, तो नहीं सर। सिर्फ उसको लिखनी चाहिए जिसको हाँ नहीं आता। अगर आता है तो उसको स्किप करो, हाँ, बात बात सही है सर। है ना। लेकिन या आप एक तरीका और है कि जो कंप्लीट नोट्स हैं उसमें अंडरलाइन करो कि जब मैं रिवाइज करूंगा तो सिर्फ इस लाइन को पढ़ूंगा मैं, बरोबर सर। ठीक है। लेकिन सर अभी 3 महीने का है और बुक्स तो बहुत हैवी आप सब बता रहे हैं यूट्यूब में नहीं कि नहीं, नहीं नहीं, लेंथी है प्रोग्राम। आपको मैं बताऊं, पीबीबी का जितना बड़ा बुक है उसमें आपका 1.5 बुक आ जाता है। और क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअलिटी ज्यादा है, तो हम्म। कॉन्सेप्चुअलिटी ज्यादा होने से जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है वो चैप्टर जल्दी कवर होता है। जिसमें जैसे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो 10 क्लास में पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाता है। हम्म। एबीएम का जो फर्स्ट मॉड्यूल है 6 to 7 क्लास में पूरा खत्म हो जाता है। हम्म। तो लिमिटेड भी है,
अच्छा, ये दीपिका अग्रवाल ने एक बात लिखी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में करते हैं या बस में करते हैं, और ऐसी जगह करते हैं जहां आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आधे घंटे का समय यूज करिए। मैं जिस जगह जाता हूँ, मेरे साथ 3 लोग, 2 लोग तो रेगुलर और एक कभी कभी अप डाउन करते हैं गाड़ी में। तो उनके उन्होंने भी अपीयर किया था इस बार। तो एक के 2 पेपर निकल गए, एक के 2 पेपर निकले, लेकिन एक में कम रह गए। तो वो बेनिफिट केवल कहाँ मिला, आने जाने में जो समय लगता वहीं डिस्कशन से मिला। तो उसका अगर समय आप यूज कर सकते हैं तो वो करके देख लीजिएगा एक बार। और एक बात और, ये समझ लीजिए कि बिना पढ़े नहीं होने वाला है। कोई ऐसा है जो मुझसे अभी भी पूछ रहा है कि कुछ शॉर्टकट बता दो? इतना तो मैं जानता हूँ कि सर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं, उसकी शॉर्टकट से तो नहीं करना है। शॉर्टकट से नहीं हो भी नहीं पाएगा और करना भी चाहिए। यस सर। वैसे एक बात मेरा सोचना है कि माइंड जो है हमारा, कम से कम 3 वर्क एक साथ कर लेता है। कम से कम 3 वर्क का मतलब, आपकी आईज देखती रहती हैं, उसमें से सिर्फ वो बात आपके माइंड में आती है जो अलर्ट करती है, और आप सुन सकते हैं और आप सोच सकते हैं। 3 काम आप साथ कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक का वो रहता है कि कितने कर सकता है। जो लोग जूम क्लास में लेट लेट ज्वाइन कर लें, उनसे रिक्वेस्ट है, सैटरडे से हम क्लास शुरू कर रहे हैं और सारी क्लास लेनी है, कोई क्लास छोड़नी नहीं। वीडियो देख नहीं पाते तो सुन लीजिए, और आपको जो वीडियो दी जाती है उस वीडियो में स्पीड बढ़ा के देखना की आदत डालिए। क्लास के साथ तो स्पीड नहीं बढ़ सकती, लेकिन क्लास के बाद स्पीड बढ़ा के देखिए उसे। एक बहुत फास्ट कर, लेकिन अगर जब आप स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं तो उस समय आप 2-3 काम मत करिए, उस समय कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो बुक आपके सामने या पास में जरूर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं टिकिंग मारनी, कुछ करनी है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और कल एक सवाल मुझसे पूछा था किसी ने कि आपके यूट्यूब के वीडियो में मेंबरशिप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो मैं आपको बता दूं, उस दिन भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि मेंबरशिप का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि आप गलत फोल्डर यूज कर रहे हैं। जो मेंबरशिप, यूट्यूब मेंबरशिप होती है 1199 की पर मंथ वाली, वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें इंटरेक्टिव नहीं होता, पीडीएफ शेयर नहीं होती है। लेकिन जो आप लोगों के लिए स्पेशल जो यूट्यूब के लिंक है, डिफरेंट वीडियोस होते हैं, वो उसके लिए एक पीडीएफ फाइल डाला गया है उसमें। उस पीडीएफ फाइल को यूज कर सकते हैं आप, अगर आप इसमें करना चाहते हैं ना, यूट्यूब में देखना चाहते हैं। और जिसको हमसे तेज कोर्स करना, मीन्स उसको टाइम है, उसने एक टॉपिक हमने पढ़ाया 2 वो करना चाहता है, तो कोर्स पूरा अवेलेबल है पहले से ही, आप उनको कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी मजबूती बहुत अच्छी करेंगे, अच्छे उसमें रहेंगे, ठीक है। आप ये शेयर कर, ये दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए कि जो यूट्यूब प्लेलिस्ट लिंक लिखा हुआ है, आप उसमें जाएंगे और उसमें 2 दिखाई देंगे फोल्डर। आप लोग क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर को यूज कर रहे हैं जिसमें लिखा है 6 फ्री कंटेंट। ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब वाले हैं, और ये है फॉर ऐप सब्सक्राइबर। ऐप सब्सक्राइबर का मतलब जो आपने ऐप ले रखा है, इन वीडियो को चलाएंगे, सारे वीडियो चलेंगे आपके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी एक खास बात मैं बताता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। या अगर हम बात करें अपने एनालिटिक्स की, यूट्यूब में जो एवरेज ड्यूरेशन है हमारा, मतलब एक वीडियो को देखने का एवरेज जो ड्यूरेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे
जो चैनल है उसकी खास बात क्या है। आपको सर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये लास्ट 28 डेज में 19,400 घंटा हमारा चैनल वॉच किया गया, जबकि हमारा जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर कम हैं। मीन्स एक बार जो चैनल खोलता है वो एवरेज पर क्लिक कितने मिनट देखता है? 8.24। ये पर क्लिक का एवरेज है। मीन्स आपने एक क्लिक किया 2 सेकेंड देखा, फिर आप दूसरे वीडियो पे क्लिक करते हैं उसमें 5 मिनट देखा, तीसरा देखा 30 मिनट देखा, चौथा देखा 1 घंटे तक देखा ही देखा। तो ये उस बात का एवरेज है। और इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में जिसका भी 5 से ज्यादा का एवरेज पर मिनट क्लिक होता है वो बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। मीन्स लग करके देख रहे हैं वो। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो ये है वो पर मिनट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। ये 3 घंटे की मूवी देख रहा है तो देख ही रहा हो। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में 5 मिनट से ऊपर का एवरेज ये आप लोगों को वैसे दिखाई नहीं देता है, ये हम लोग आपको बता रहे हैं। तो जो एवरेज है एक महीने में 19,400 घंटे आवर्स है। ये 19,400 घंटे वॉचिंग हुई है। और जबकि ये JIB का समय था समझ लीजिए। और इसमें जो एवरेज है 8 मिनट की एवरेज आ रही है। ठीक है, एग्जाम जो समय चल रहा है ना उसमें। ठीक है, आप एग्जाम के पीछे जा रहे हैं तो थोड़ी सी कम हो जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छे 5 से ज़्यादा में है तो अच्छे में। 50,000 घंटे जान सकते हैं कितना होता है 50,000 घंटे। अब आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा जो वॉच टाइम है 4,77,000 घंटा है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल वो एक कहावत कही जाती है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी नहीं, खूंटा गाड़ के बैठना। सुना है किसी ने? चलिए, और भी कुछ आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई मोटिवेशन की। ये बात सिलेबस को तो मैंने बता दिया, आप बिल्कुल फ्री हैं कोई अपने मन की बात करने के लिए। सर मैं आपका एक आज वीडियो देख रहा था, बेसल नाम वाला फर्स्ट वीडियो देख रहा था CRB में। हाँ। तो उसमें सर कैपिटल को थोड़ा सा बता सकते हैं? कैपिटल बैंक के संदर्भ में क्या CRR SLR ये सब क्या कैपिटल ही होते हैं क्या? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। कैपिटल होती क्या है? देखो, एक चीज है कि बैंक की बैलेंस शीट और किसी बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में फर्क होता है। बैंक की बैलेंस शीट और किसी बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में फर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ। बैंक के पास बिजनेस शुरू करने के लिए, उसने बिजनेस शुरू करना है, 5-6 दोस्तों ने मिलके 500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उससे बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल एक्सेट्रा खरीदा। ठीक है, और सामने एक बोर्ड लगा देता है। ठीक है, और अखबार में ऐड देता है। अभी तक जो पैसा लगा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। अब जब बोर्ड लग गया तो कुछ लोग बैंक की तरफ आए, और उन्होंने बैंक के काउंटर में कुछ पैसे जमा करे। सपोज कीजिए सब लोगों ने मिलके 20 करोड़ रुपए जमा कर दिए। इसको बोलते हैं बैंक का डिपॉजिट, या इसको टेक्निकली लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसी पैसे में से बैंक ने 18 करोड़ का लोन दे दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट।
अब आपके पास बचता है 2 करोड़। ये 2 करोड़ जो है, इस 2 करोड़ में बैंक अपना CRR SLR का काम करता है, ठीक है, और 18 का ये है प्लस ऐसे करके। तो जो सिस्टम मैंने यहाँ सामने दिखाया आपको, ये एक बैंक का बेसिक सिस्टम है। अब जब वो लोन देता है, डिपॉजिट करता है, तो उससे पता लगा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ईयर एंड में ये 1 करोड़ इसमें ऐड कर लेता है, तो बैंक की कैपिटल कितनी हो गई? 501 करोड़। ये बैंक इस तरह से चलता जाता है। अगर लॉस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब इसमें से पूछिए कुछ, आप इसमें से कोई पॉइंट पूछे कि ये चीज क्या है। मतलब कि जैसे डिपॉजिट वगैरह भी है, अगर कस्टमर करता है बैंक में, तो वो तो इंक्लूड नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बिल्कुल अलग बनाया। यस सर। वो कैपिटल का पार्ट बिल्कुल नहीं है। और CRR SLR वो भी एसेट बनेगी? वो एसेट तो है लेकिन कैपिटल नहीं है आपकी। ओके। देखो, ये जो 20 करोड़ लायबिलिटी है, एसेट इन्हीं से क्रिएट होगा, ठीक है। और ये कौन सा एसेट है ये भी समझ लीजिए, फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। ये कंप्यूटर बैंक के लिए एसेट है, लायबिलिटी है? ये तो एसेट है सर। ये तो एसेट एसेट है, बिल्कुल एसेट है, लेकिन इज द पार्ट ऑफ कैपिटल है ये। और ये नॉन फाइनेंशियल है। कैसा है ये? नॉन नॉन फाइनेंशियल। तो एसेट यहां पर भी है और यहां पर भी है। एक बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में ये एसेट होते हैं। बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में एसेट, जो उसने उधार दिया होता है ना किसी को, कस्टमर को अपने, वो एसेट होता है उसका, बिल्स रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? और बैंक की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट होते हैं और फिक्स एसेट होते हैं और इमूवेबल एसेट होते हैं। ये जो 500 करोड़ है, ये 500 करोड़ जब आता है तो कुछ पार्ट तो किस फॉर्म में आता है? इक्विटी में, कुछ पार्ट डिबेंचर में, ठीक है, और कुछ पार्ट आपका बॉन्ड के रूप में। मींस वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो फॉर बिजनेस नहीं लगा रहे, मींस डिपॉजिट की फॉर्म में नहीं लगा रहे, वो एज ए ओनर लगा रहे हैं। डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल सुना होगा अगर आपने। डेट इक्विटी रेशियो होता है जो, हाँ होता है। डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बैलेंस शीट बनती है तो कोई लोन अगर लेता है तो किस साइड आता है? कोई भी फर्म अगर लोन लेती है तो वो P&L में आता है, एसेट लायबिलिटी में आता है? लाइबिलिटी में आता है, लेता है। लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी और एसेट। उसमें यहां लिखा जाता है लोन्स, ठीक है। यहां लिखा जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इस वाले केस में 500 करोड़। फिर मान लिया उसने कहीं से लोन लिया हुआ है 600 करोड़ का, ऐसे आता है। लेकिन ये जो लोन ले रहा है ना, इस कैपिटल के फॉर्म में जो लोन ले रहा है, उससे क्या काम करता है? वो अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने का काम करता है, उससे ट्रेडिंग नहीं करता है। ट्रेडिंग कौन से पैसे से करता है? जिसको अपनी बैलेंस शीट में वो एक जो एक बैंक है, बैंक क्या कर रहा है? उसको बोरो कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड है वाला बोरो कर रहा है, वो फॉर द पर्पज ऑफ एसेट क्रिएशन, बिजनेस डेवलपमेंट। और ये जो कैपिटल यहां लिखी हुई है, अगर इक्विटी टाइप की कैपिटल है तो इक्विटी टाइप की कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी कैपिटल को हम लोग टीयर 1 में लेते हैं। डेट टाइप की कैपिटल को क्या लेते हैं? टीयर 2 में। और ये जो बैंक का कैपिटल है 501 करोड़ रुपए,
इसमें से कुछ कैपिटल बैंक किस फॉर्म में रखता है? रिजर्व में। वो रिजर्व भी हमारा जो रिजर्व है, कुछ रिजर्व टीयर 1 में आता है। टीयर 1 में जो रिजर्व आता है वो कौन सा वाला आता है? डिस्क्लोज्ड। टीयर 2 में कौन सा आता है? अनडिस्क्लोज। लेकिन वो सारा इस पैसे से करता है। पब्लिक के पैसे का जो काम है वो रिजर्व के लिए नहीं करता है, ना ही उसके पैसे से वो बिल्डिंग बनाता है, ना ही उसके पैसे से वो फिक्स एसेट खरीदता है। उस पैसे का एक ही काम करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करता है, या सीआरआर एसएलआर में रखता है, और जो पैसा बचता है अपने पास किस फॉर्म में रखता है? वो कैश के फॉर्म में रखता है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल पाया थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। और बाकी हमारा बेसिल का जो टॉपिक होगा तो उसमें टेक्निकल टर्म्स आएंगी कि कैपिटल के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बताया वो कैपिटल वाला कौन सा उधारी है और बिजनेस ये लोन डिपॉजिट का कौन सा उधारी। सर मेरा एक और सवाल कुछ है। सर अभी लास्ट टाइम बेसल का क्लासेस तो अटेंड किया था, तो उसमें एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट कर पाएंगे क्या अपन, जिसमें मतलब जो एसएलआर है, सीआरआर है, साथ में टायर 1 टायर 2 कैपिटल रहेगा, जिसमें मतलब एक ही एग्जांपल में पूरा जितना भी बेसल के जितने भी कंसेप्ट है बेसल से रिलेटेड वो पूरे उसमें कवर हो। वैसे जो हमारी बेसिल की जो बेसिक 2 या 3 क्लास होती है ना शुरू में, उसमें हम कवर तो करते हैं सारा ही। नहीं सर, ये तो कवर किया, नहीं कवर, ये तो पूरा कवर हुआ है, लेकिन जो एग्जांपल जो होगा तो ये पूरी बातें नहीं होती ना, सिंपल मतलब जो लिमिटेड होता है एग्जांपल। अब ऐसा एग्जांपल मेरे पास है नहीं, शायद ऐसा एग्जांपल मेरे पास है नहीं। वो ये पूछना चाह रहा है कि सीआरआर और एसएलआर टायर 1 में आता है या 2 में, फिर डिपॉजिट वगैरह किस में आते हैं, वो चीज का शायद वो पूछ रहा है। सीआरआर और एसएलआर ना टायर 1 में आते हैं ना टायर 2 में आते हैं। उसका कारण समझिए, वो राइट हैंड में लिखे हुए हैं, और राइट हैंड की कोई भी चीज आपकी कैपिटल नहीं है। सीआरआर और एसएलआर आपका कैपिटल नहीं है, और वो राइट हैंड सर आपने बताया था कि जो टायर 1 में जो कैपिटल आते हैं उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है और टायर 2 में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। हाँ यही बताया था सर। ये ना, क्योंकि इक्विटी है, शेयर होल्डिंग, डिवेंचर है, इसकी मैच्योरिटी है, इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह से बात होती है। चलिए, इस तरह डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं केवल एक चीज़ सामने लिखी हुई उसको पढ़ लूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ। मुझे हर क्लास में कम से कम 2-3 पॉइंट नए सीखने को मिलते हैं, या ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसको मैं बाद में समय देके उसको एलोबरेट कर पाता हूँ। मुझे भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं क्लासेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्लास मुझे ठीक लगती है बनस्पति जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके डाउट को शेयर नहीं कर पाते हम, और जहाँ मुझे नहीं समझ में आता है मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई बार आपसे भी हेल्प लेता हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी सेंटेंस को समझ में मुझसे गलती होती है। चलिए, थैंक यू सो मच।